बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। रूसी सदर के पास पहुँच गए ईरान के वज़ीर ख़ारजा। इससे पहले वो पाकिस्तान आए थे, फिर ओमान गए थे, वापस पाकिस्तान आए थे, फिर वो रशिया पहुँच गए। रूसी सदर ने बड़ा खुला डुला स्टेटमेंट दिया है। प्यूटन के साथ मुलाकात हुई उनकी, रूस के सदर के साथ, और प्यूटन ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर को पैगाम दिया प्यूटन ने, और उनका पैगाम वसूल भी किया और नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। जो मेन स्टेटमेंट है वो ये है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ईरानी अवाम इस मुश्किल दौर से गुजर जाएंगे और अमन कायम होगा। ईरान और ख़ित्ते के ममालिक के मफाद में जो मुमकिन हुआ रूस करेगा। देखिए, रूस हमेशा खुलकर सामने आया ईरान के मामले पर, और इस तरह ईरान को खुलकर किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया, चाहे वो मुसलमान ममालिक हों या पड़ोसी ममालिक हों। ईरान को जो सपोर्ट रशिया से मिली है वो बड़ी खुली डुली सपोर्ट है। उसकी एक वजह यह भी है ना कि रूस जब भी किसी मुल्क के साथ लड़ता है या तनाज़े में आता है तो अमेरिका खुलकर रशिया के ख़िलाफ़ खड़े होने वाले मुल्क को सपोर्ट करता है, चाहे हथियारों के साथ हो, चाहे पैसे के साथ हो, चाहे इखलाकी नुक्ता नज़र से हो, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा में वीटो करना हो या अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर दबाना हो, तो वो रशिया के ख़िलाफ़ हमेशा अमेरिका खड़ा होता है। इसी तरह रूस को मौका मिला तो रूस ईरान के साथ खड़ा हुआ, और रशिया ने ईरान के लिए स्टेटमेंट उस लेवल तक दिए हैं जिस लेवल तक कोई और मुल्क नहीं दे पाया। पाकिस्तान के हवाले से हल्की फुल्की सी अब तनकीद भी आना शुरू हो गई है। ये एक ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी के तर्जुमान हैं इब्राहिम रज़ाई। इन्होंने एक ट्वीट किया है, इंग्लिश में ट्वीट है, मैं इसका ट्रांसलेशन आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि पाकिस्तान हमारा अच्छा दोस्त और हमसाया मुल्क है, लेकिन मुज़ाकरात के लिए ये मौजू सालिस नहीं है और ना ही इसके पास सालसी के लिए ज़रूरी साख मौजूद है। ये हमेशा ट्रंप के मफाद को मद्देनज़र रखते हैं और अमरीकी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी नहीं बोल पाते। मिसाल के तौर पर दुनिया को बताने के लिए तैयार नहीं है कि अमेरिका ने पहले पाकिस्तान की तजवीज़ को कबूल किया मगर बाद में अपने वादे से फिर गया। ये भी नहीं कहते कि लबनान के मामले या मुंजमद असासों के बारे में अमरीकी वादा कर गए थे मगर उन्हें पूरा नहीं किया गया। एक सालिस को गैर जानिबदार होना चाहिए, ना कि हमेशा एक फरीक की तरफ झुकाव रखे। देखिए, मैंने पहले भी आपको ये कहा था कि ये पाकिस्तान के ऊपर उंगली उठेगी। वजह यह कि हमारी पोजीशन बड़ी अजीब है ना। हम ना अमेरिका की गारंटी दे सकते हैं, ना अमेरिका से गिला और शिकवा कर सकते हैं। हम सिर्फ अमेरिका की मदद कर सकते हैं। हाँ, ईरान से हम गिला शिकवा भी कर सकते हैं और ईरान से हम गारंटियाँ भी मांग सकते हैं। अमेरिका से ना हम गारंटी मांग सकते हैं, ना अमेरिका की हम गारंटी दे सकते हैं। ना अमेरिका अगर खिलाफ वर्जी करे किसी मामले की तो हम क्या करेंगे, हम ये भी नहीं बता पाते। तो पाकिस्तान की एक बड़ी कमज़ोर पोजीशन है। इस पोजीशन में आप सहूलतकार तो हो सकते हैं, लेकिन सालसी करना ज़रा मुश्किल होता है। यही बात अब ईरान में से भी सामने आना शुरू हो गई है। उनकी पार्लियामेंट के कौमी सलामती और खारजा कमेटी के तर्जुमान जो हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट मैंने आपके सामने रख दिया। नाज़रीन, ईरान में अपने आप को जंग के लिए पेश करने वाले अफराद की तादाद 3 करोड़ हो गई है। ये वो 3 करोड़ लोग हैं जिन्होंने हुकूमत की इस दरख्वास्त के बाद कि अगर ज़मीनी हमला किया जाता है या लड़ाई तूल पकड़ती है तो ईरान की फ़ौज कम पड़ जाएगी। ऐसे में हमें वॉलंटियर्स चाहिए जो बहुत बड़ी तादाद में सामने आएँ, उन्हें हथियार दिए जाएं और वो लोग मुकाबला करें बाहर से आने वाली फ़ौज का, या कोई भी जारहियत करता है ईरान के ख़िलाफ़ तो मुकाबला करें। तो अब जो तादाद होगी वो 3 करोड़ हो गई है। पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क के 3 करोड़ फ़ौजी नहीं है। यानी सबसे ज़्यादा फ़ौजियों की तादाद चाइना की है, फिर अमेरिका की है, लेकिन इन दोनों को भी मिला लें तो इतने फ़ौजी नहीं है। ये तो बहुत बड़ी तादाद है फ़ौजियों की, जो कि 3 करोड़ है। 3 करोड़ फ़ौजी तो नहीं है, वॉलंटियर्स हैं। तो ये जनाब लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कर दिया और इसका इजहार किया है कालीबाफ ने, जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली के ईरान के और मुज़ाकराती कमेटी के हेड। तो उन्होंने एक पोस्ट की और उसमें उन्होंने कहा कि आप तारीख के वो चैम्पियन हैं जो हमेशा फतहयाब रहेंगे। इराक़ची ने 2 बड़े अहम बयान दिए। एक, उन्होंने कहा जी हमारे जो मुज़ाकरात अपने मकासद में अभी तक पूरी तरह कामयाब नहीं हुए, हालांकि पेशरफ्त हुई है। पेशरफ्त से वो नहीं मुकरते, वो ये कहते हैं कि पेशरफ्त हो रही है लेकिन मुज़ाकरात में पूरी तरह से हम कामयाब नहीं हुए। और उसकी वजह उन्होंने 2 चीज़ों को करार दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के गलत रवैये एक वजह है और दूसरा हद से ज़्यादा अमेरिका के मुतालबात ये वजह है। लेकिन इसके बावजूद ईरान ने दिल बड़ा करते हुए पाकिस्तान के ज़रिए से जो तजावीज़ अमेरिका को दी हैं, मैंने आपको पिछले वीलॉग में बता दिया था, और अब वो बाकायदा पाकिस्तान के और आलमी मीडिया पे छपना शुरू हो गई है। क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात है। यही 2 चीज़ें जहाँ पे आगे सारे फंसे हुए हैं। नंबर 1, आप नए हुर्मुज़
नंबर 2, ईरान की जौहरी सलाहियत। ये 2 चीज़ें हैं ना कि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम के साथ क्या करता है, एटमी प्रोग्राम के साथ क्या करता है, और एक आबना हुर्मुज़ का स्टेटस क्या होगा। तो इस पर जो ऑफ़र या तजावीज़ ईरान ने दी हैं अमेरिका को, वो बड़ी दिलचस्प हैं और वो पाकिस्तान के ज़रिए से दी हैं। उन्होंने कहा जी कि जौहरी मुज़ाकरात हम बाद के मरहले में कर लेंगे, तफसील से बैठेंगे, बाकी स्टेक होल्डर भी आ जाएँ, आलमी एजेंसी IAEA भी आ जाए, तो वहाँ बैठ के तसल्ली से जो जौहरी मामलात हैं उनके ऊपर हम तय कर लेंगे। लेकिन इस वक्त जो उन्होंने तजावीज़ पेश की हैं उसमें यह है कि आबना हुर्मुज़ को खोल दिया जाए पहले और नाकाबंदी ख़त्म कर दी जाए। अब ये नाकाबंदी अगर ख़त्म हो जाती है अमेरिका की जानिब से तो एक बेहतर सूरत हाल होगी और जंगबंदी कायम रहे। और दूसरा, ईरान भी आबना हुर्मुज़ को खोल दे, चाहे स्टेटस को थोड़ा सा तब्दील करके खोल दे, लेकिन आबना हुर्मुज़ खुल जाए और आलमी तजारत जो है वो वहाँ से जारी हो जाए। याद रहे कि दुनिया की पेट्रोलियम मसनूआत की जो तजारत है उसका 20% यहाँ से होता है आबना हुर्मुज़ से। ये बहुत बड़ी मिकदार है, पूरी दुनिया इफेक्ट हो रही है और दुनिया में फ्यूल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दुनिया में बढ़ रही है, लोगों के लिए महंगाई का तूफान आ रहा है। ये मामला अगर यूँ रहता है तो अगले चंद महीनों में ये ज़्यादा बुरे हालात हो जाएंगे। तो ईरान ने इसका सलूशन दे दिया है कि हम मुज़ाकरात करते रहेंगे, फ्रीकैन बैठते रहेंगे, बाकी मामलात को बाद में हल कर लेंगे, लेकिन फौरी तौर पे आबना हुर्मुज़ को खोल दिया जाए और नाकाबंदी ख़त्म कर दी जाए, इसके ऊपर एक मुआहदा पहले कर लिया जाए। ये बड़ी काबिल अमल चीज़ है जो इराक़ची ने बताई है और अमेरिका को एक ऑफ़र दी गई है। लेकिन देखना यह है कि अमेरिका इस ऑफ़र को तस्लीम करता है या अभी मज़ीद नाकाबंदी और घेराबंदी जारी रखता है, क्योंकि इतलात तो यही आ रही हैं कि अमेरिका बड़ी मिकदार में, बहुत बड़े पैमाने पर हथियारों को इस रीजन में पहुंचा रहा है। दूसरा, इसराइल ने जो लेबनान के साथ जंगबंदी की थी वो लगातार खिलाफ वर्जी हो रही है। इसराइल ये कहता है कि हिजबुल्लाह खिलाफ वर्जी कर रहा है, वो धमाके कर रहा है और वो इसराइली फ़ौजियों के ऊपर अटैक कर रहा है, जबकि हिजबुल्लाह और लेबनान बार बार कहते हैं कि इसराइल खिलाफ वर्जी कर रहा है। जनूबी लेबनान के कस्बों में बड़ी भारी बमबारी की है इसराइल ने, उसके बाकायदा मनाजिर भी जारी किए गए हैं, वो दिखाई भी दे रहे हैं। तो सबको पता है कि किस किस्म की सूरत पैदा होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू में जो उन्होंने सबसे बड़ा दावा किया वो फिर वही है कि अमेरिका ईरानी यूरेनियम हासिल करके रहेगा। यानी ये जो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ना कि ईरान की यूरेनियम अमेरिका ले जाएगा या हासिल कर देगा, ये खौफनाक चीज़ है। इस पे ईरान नहीं मानेगा और यहाँ लड़ाई बढ़ सकती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा मांगता है और फिर कुछ थोड़ा सा लेकर वो एक स्टेटमेंट तब्दील करता है और वो राज़ी हो जाता है और वो अपनी हार को जीत कहने की भी सलाहियत रखता है कि मैं जीत गया। डोनाल्ड ट्रंप का ना एक बड़ी ज़बरदस्त करैक्टर है डोनाल्ड ट्रंप का। वो ये मांगेगा कि आप मुझे यूरेनियम दे दें, मैं यूरेनियम लेकर जाऊंगा, मैं यूरेनियम नहीं छोड़ूंगा। और बाद में अगर ईरान के साथ कोई ऐसा मुआहदा हो जाता है कि ईरान एटमी तजर्बा नहीं करेगा एटम बम का और यूरेनियम को दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल करेगा, तो डोनाल्ड ट्रंप कहेगा ये मेरी बहुत बड़ी फतह है। तो तब डोनाल्ड ट्रंप को क्यों पूछेगा भी थे आपने यूरेनियम लेकर आनी थी अमेरिका में, तो वो कहेगा जी क्या फ़ायदा, वो ख़त्म ही हो गई और अब वो किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल होगी। तो ट्रंप के अंदर ना ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वो बड़े आराम से अपना स्टेटमेंट तब्दील करके अपने आप को फातेह करार दे देता है। और ट्रंप की पार्टी भी ऐसी है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग इस बात को मान भी जाते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक तो ये बात की है। दूसरी जो डोनाल्ड ट्रंप ने बात की वो ये की है कि ईरान के पास सिर्फ 3 दिन बाकी बचे हैं। अब ये क्या कोई डेडलाइन है? नहीं। ट्रंप ने कहा कि 3 दिन के बाद डोनाल्ड ट्रंप के और अमेरिका के अंदाजों के मुताबिक ईरान अंदरूनी तौर पर फटना शुरू हो जाएगा। वजह जो है वो माली मामलात हैं। तेल की सप्लाई रुकने का बहुत बड़ा अंजाम होगा ईरान का और ईरान अंदरूनी तौर पे बहुत ज़्यादा इंतशार का शिकार हो जाएगा और उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगे। तो उनके पास 3 दिन बाकी हैं, ये अमरीकी अंदाज़ा और अमरीकी तखमीना है। वैसे अभी तक ईरानी अमरीकी अंदाज़ों से ज़्यादा ढीठ साबित हुए हैं और मुश्किल साबित हुए हैं। ये भी आपको मैं बताता हूँ डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पिछली क़यादत की जगह पे एक बेहतर क़यादत आ गई है। हालांकि सारी लड़ाई जो है वो नई क़यादत ने लड़ी है, पिछली क़यादत तो पहले हमले में ही शहीद हो गई थी। लेकिन साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने इसी इंटरव्यू में कहा कि ईरान की क़यादत बहुत अजीब है, समझ नहीं आ रहा हमारा वास्ता किन लोगों से पड़ गया है। ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा और इसी इंटरव्यू के अंदर कहा। फिर उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरानी फ़ौज को मुकम्मल तौर पे कुचल दिया है, मगर अब भी वहाँ पे ख़तरात मौजूद हैं।